हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं ये जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा और ये मेरा चौथा पार्ट है, चौथा सेशन है, चौथा वीडियो है हमारे जावा का। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियोस बना लिए हैं, आपने देखा भी होगा। पहले में जावा का हिस्ट्री, फीचर्स, इंट्रोडक्शन सीखा गया था। दूसरे में ये जाना गया था कि जावा का सेटअप कैसे सेट किया जाए। तीसरे वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि टोकन्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, ऐसी बातों को हम लोगों ने सीखा था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जावा का एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग है उसे कैसे किया आता है, उसे हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग जावा का एक पहला प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम में जो कोड लिखे गए होंगे उन्हें डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। और ये कोड एसेंशियल है, एवरी जावा के प्रोग्राम में लिखे आते हैं। फिर प्रोग्राम को कैसे कंपाइल किया आता है, कैसे रन किया आता है, आउटपुट कैसे देखा आता है, इन बातों की चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक स्लाइड बनाया हुआ है जिसमें मैंने जावा का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। और जब भी किसी भी लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम बनता है तो एक ट्रेडिशनल होता है कि वो हेलो वर्ड या हेलो मैसेज को प्रिंट कराने के लिए होता है। और उसी पहले ही प्रोग्राम में उस लैंग्वेज के जो रूल्स हैं वो रूल्स भी हमें समझ में आती है। तो देखिए, पहला लाइन जो लिखा हुआ है ये है क्लास, और क्लास के बाद एक नाम लिखा हुआ है। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। क्लास एक कीवर्ड है, ये स्मॉल केस में ही लिखा जाएगा और एक स्पेस के बाद आप क्लास का नाम देंगे। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे स्मॉल लेटर में दीजिए चाहे कैपिटल लेटर में दीजिए, पर अपने सुविधा के लिए आप एक आदत बना ले। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, ये कोई रूल नहीं है कि क्लास का जो भी नाम दें आप उसका पहला लेटर आप कैपिटल रखें। इससे थोड़ा बेनिफिट ये होता है कि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होता है कि ये कीवर्ड है या फंक्शन है या कोई आइडेंटिफायर है क्लास का। वैसे आपकी इच्छा, आप चाहें तो स्मॉल भी दे सकते हैं। तो हमारा चूंकि जावा 100% एक ट्रू ऊप्स लैंग्वेज है। ऊप्स क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। तो इसी वास्ते इसके जितने भी प्रोग्राम बनेंगे उनके लिए हमें क्लास के अंतर्गत ही उनका कोड लिखना होता है। तो एक क्लास लिखा गया, क्लास का नाम लिखा गया, एक ओपनिंग ब्रेस आया और प्रोग्राम के एंड में एक क्लोजिंग ब्रेस आया। तो इसके अंतर्गत जो भी कोड आपने लिखा वो इस सिंपल नाम के क्लास का सारा मेंबर होगा। अब आपका जो क्लास होगा इसके ओपनिंग ब्रेस के जस्ट बाद मैंने यहां लिखा है पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है स्ट्रिंग, एक स्पेस देके लिखा है आर्क्स और एक ब्रैकेट खुला है, बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट, फिर बंद किया है, फिर अपना छोटा ब्रैकेट पैरेंथेसिस बंद किया है। तो ये पूरी जो लाइन है, इस लाइन में आपको सारे शब्दों को स्मॉल लेटर में ही लिखना होगा। ये इसका नियमावली है। आपको पब्लिक स्मॉल में लिखना होगा, स्टैटिक स्मॉल में लिखना होगा, वाइड स्मॉल में लिखना होगा, मेन स्मॉल में लिखना होगा। स्ट्रिंग का पहला लेटर कैपिटल होगा क्योंकि स्ट्रिंग इसमें एक डेटा टाइप है और इसका पहला लेटर कैपिटल होना अनिवार्य है, बाकी स्मॉल में होगा। अर्क्स भी स्मॉल में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने वाली है कि ये सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, केवल स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहेगा। अब थोड़ा जाना जाए कि ये लाइन करता क्या है। तो देखिए, ऐसे जिन लोगों ने सी या सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग की होगी तो वहाँ एक मेन फंक्शन हम लोग लिखते थे। तो मेन फंक्शन जो काम सी या सी प्लस प्लस में करता था, हमारे कंपाइलर को सूचित करता था कि ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का पहला लाइन है, इसी के ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करके सी या सी प्लस प्लस में कंपाइलर दिखाता था। तो उसी ही तरीके से यहाँ मेन एक मेथड है
और ये कह सकते हैं कि कंपाइलर को सूचित करता है कि यहीं से ही हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। मेन के ब्लॉक में माने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस में जो भी बातें होती हैं उन्हें ही हमारा कंपाइलर कंपाइल करता है और उसी का ही हमें आउटपुट दिखता है। अब थोड़ा जाना जाए कि पब्लिक क्यों लिखा गया, स्टैटिक क्यों लिखा गया, वैड क्यों लिखा गया। तो देखिए पब्लिक जो है ये इसलिए लिखा गया है, मैं यहां पे दिखा रहा हूं। जैसे सबसे पहले क्लास लिखा हुआ था, तो क्लास एक कीवर्ड है, इसका प्रयोग किया जाता है जावा में क्लास को डिफाइन करने के लिए, इसलिए मैंने क्लास सिंपल नाम दिया था। अब जो मैंने मेन वाला लाइन लिखा है उसमें पब्लिक शब्द आया है, स्टैटिक शब्द आया है, वायर्ड शब्द आया है, मेन शब्द आया है, स्ट्रिंग आर्ग्स आया है, तो उसे मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जो पब्लिक है ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर आपको 3 मिलते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक यहां पर ये सूचना दे रहा है कि ये सबके लिए है, भाई नाम से ही पता लग रहा है पब्लिक है, तो इसकी जो विजिबिलिटी होगी वो सबके लिए होगी, माने कोई रोकथाम नहीं है, सारे यूजर इसे एक्सेस करें, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पब्लिक लिखते हैं। अब ज्यादा इसका और ज्यादा आपको अंतर तब समझ में आएगा जब हम लोग आगे चल के ऊप्स को पढ़ेंगे, वहां आपको एक्सेस मॉडिफायर में पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल आपको पब्लिक ही लिखना है। स्टैटिक जो लिखा हुआ है वो भी एक कीवर्ड है, ये आपके मेथड को डिक्लेयर करने के लिए लगाया जाता है और इसका मतलब ये होता है कि जिस मेथड के आगे स्टैटिक लग जाएगा वो स्टैटिक मेथड होगा। और इसका बेनिफिट्स ये होता है कि हमारे जावा या जो भी ऊप्स वाले लैंग्वेज होते हैं उनमें हमें अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के फिर उसके मेंबरों को हम एक्सेस कर पाते हैं। पर जिसके आगे स्टैटिक होता है, माने वो स्टैटिक मेथड होता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं होगी कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करें। और इसे आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा क्लियर तब होगा जब हम आगे ऊप्स पढ़ेंगे। तो वहां आप देखिएगा कि कोई भी क्लास बनेगा तो उस क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें उसका एक इंस्टेंस वेरिएबल माने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर हम उस मेंबरों को यूज करेंगे। पर जिनके आगे स्टैटिक लगा होता है वो स्टैटिक मेथड हो जाते हैं, माने फंक्शन के आगे। और ऐसे मेथड जो स्टैटिक होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो चूंकि ये मेन फंक्शन है और यहीं से ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसका हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, इससे हमारा मेमोरी सेव होता है, इसलिए यहाँ पे स्टैटिक लिखा गया है। वैड एक डेटा टाइप है और ये सूचित करता है कि ये मेन फंक्शन जो है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेन रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, माने कंपाइलर को बताएगा कि यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है कोडिंग और उसी के ब्लॉक में जो बातें लिखी होती हैं उसे ही हमारा कंपाइलर कंपाइल करता है। स्ट्रिंग्स आर्ग्स जो है ये आपको ज्यादा तब समझ में आएगा जब एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट। जिन लोगों ने सी या सी प्लस प्लस में कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ा होगा, तो हम लोग अगर टर्मिनल पे काम कर रहे हैं, टर्मिनल दैट मीन्स डॉस पे या यूनिक्स पे काम करते हैं, प्रॉम्प्ट पे, ब्लैक एंड व्हाइट वाले स्क्रीन पे, तो उसे हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। तो अगर हम वहां से कोई वैल्यू पास करके उस वैल्यू का प्रोसेस कराना चाहते हैं तो हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट के मदद से प्रोग्राम बनाते हैं, ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज हो गया इस लाइन का पूरा कि क्या है। अब इसका ओपनिंग ब्रेस खुला है और इस ओपनिंग ब्रेस में फिलहाल एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है सिस्टम आउट प्रिंटलन। ये एक पूरा कह सकते हैं कि फंक्शन है। यहाँ पे जो सिस्टम है ये क्लास का नाम है, इसका एस कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। और डॉट के बाद आउट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है और आउट के बाद डॉट लगा के प्रिंट एलन एक मेथड है उसको कॉल किया गया है और ये आउटपुट उद्देश्य के लिए होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज में प्रिंटफ आता था, सी प्लस प्लस में आप कह सकते हैं कि हमें मिलता था सी आउट। तो उसी तरीके से अगर हमें जावा में कोई प्रिंटिंग का काम करना होता है तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं। एलन का मतलब न्यू लाइन बताता है यहाँ पे, और इसमें डबल कोटे में मैंने हेलो जावा लिखा है तो इसका मतलब हम हेलो जावा स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं।
फिर इसका ब्रेस बंद हुआ, माने ये मेन का ब्लॉक क्लोज हुआ, और फिर यहां पर हमारा सिंपल वाले क्लास का ब्लॉक क्लोज हो गया। तो ये एक तरीका है, आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे केवल क्लास का नाम आप जो चाहें देंगे और ये लाइन एज इट इज लिखनी है, और इसके ब्लॉक में उन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं जिन्हें हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। और इन्हीं ही बातों को मैंने यहां अलग से एक्सप्लेन किया है, क्लास का क्या मतलब है, वैट का मतलब क्या है, सारा मैंने यहां पे डिटेल आपको ओरली भी समझा दिया और यहां भी लिखा हुआ है। अभी हम लोग आगे इसे प्रयोगात्मक देखेंगे, हम लोग प्रैक्टिकली जांचेंगे कि ये जो प्रोग्राम मैंने आपको छोटा सा दिखाया था, इस प्रोग्राम को कैसे एडिटर में टाइप किया जाएगा, कंपाइल किया जाएगा, उसका रन करके आउटपुट कैसे देखा जाएगा, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि जावा में हम लोग पाथ सेट करते हैं। पाथ सेट करने का मतलब क्या हुआ, जब आप जेडीके को माने जावा को फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका एक पाथ होता है कि वो कहां पे लोड होगा। पाथ माने किस ड्राइव में लोड होगा, किस फोल्डर में लोड होगा, एक उसका पाथ होता है। और आप चाहें तो उस पाथ को चेंज करके किसी नए ड्राइव, किसी नए फोल्डर में जेडीके को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सपोज करिए आपने जो जेडीके इंस्टॉल किया वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर किसी एक फोल्डर के अंदर जाके लोड हुआ। तो होता क्या है कि जब आप जेडीके लोड करेंगे तो जेडीके के अंदर एक फोल्डर होता है जिसका नाम होता है बिन, और बिन नाम के फोल्डर में आपको जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए javac.exe फाइल मिलेगी, यह कंपाइलर है। और जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इसका इंटरप्रेटर मिलेगा जो java.exe होगा। तो बाय डिफॉल्ट बिन नाम के डायरेक्टरी में ये फाइलें कह सकते हैं टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना है, जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो आपको बिन नाम के फोल्डर में जाके अपने प्रोग्राम को लिखना होगा। चूंकि जहां पर ये दोनों टूल होंगे वहीं ही आपकी फाइल अगर मौजूद है तो ही उसे कंपाइल करेगा। तो सपोज करिए आप बिन नाम के फोल्डर में जाके जावा के प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं और वहीं उसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम एक अलग ड्राइव में रहेंगे, हम अपना एक फोल्डर बना लेंगे और हम उस फोल्डर में रह के अपने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल एग्जीक्यूट करेंगे, तो फिर आपको बिन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, टूल्स है, उसे उस फोल्डर में भी ले आके कॉपी करना होगा। तो अगर 20 लोग आपके कंप्यूटर को शेयर कर रहे हैं, सारे लोग जावा कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि हम सेपरेट सेपरेट अपने फोल्डर में काम करेंगे, तो उन 20 को ये टूल्स बिन वाले जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे, तो बड़ी दिक्कत होगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं ये बिन के अंदर पड़ा है तो ठीक है, मगर किसी भी ड्राइव, किसी भी फोल्डर में रह के मैं इन टूल को एक्सेस कर लूं, तो उसके लिए हमें क्या सेट करना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ेगा। तो अगर आप मान लेते हैं डी ड्राइव में महेश नाम के फोल्डर में है, तो वहां से अगर आप बिन नाम के डायरेक्टरी का पाथ सेट कर देंगे तो आप उसी महेश फोल्डर में रह के आप बिन के सारे टूल्स का प्रयोग कर पाएंगे। तो ये जो पाथ सेट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, टेम्पोररी माने बार बार करना पड़ता है, और एक होता है परमानेंट। तो अगर आप टेम्पोररी करना चाहते हैं तो आपका बिन वाला फोल्डर जहां पे है उसके पूरे पाथ को या तो आप कॉपी कर लीजिए या याद कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए, और फिर आप जिस पर्टिकुलर फोल्डर या ड्राइव में हैं वहां पे एक डॉस का कमांड होता है सेट पाथ, ये लिखिए और पूरा जो पाथ है आपका वो लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जहां भी आप होंगे, जहां का मतलब जिस फोल्डर में आप होंगे, मैं डॉस की बात कर रहा हूं, तो वहां से आपका ये बिन वाले का एक लिंक बन जाएगा और आप वहां पे रह के बिन के सारे टूल्स को एक्सेस कर पाएंगे। मगर जितनी बार आप डॉस में जाएंगे ये आपको काम बार बार करना पड़ेगा। और अगर आप परमानेंट करना चाहते हैं तो इसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है हमारे विंडोज में। तो अगर आपको जो मैं स्टेप दिखा रहा हूं, अगर आप ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो ये एक बार आप सेट कर दीजिए, फिर आपको ये बार बार नहीं करना होगा। आप किसी भी फोल्डर में रह के बिन के सारे टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको प्रयोगात्मक करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब सीखा जाए कि जावा का कोड कैसे लिखा जाएगा।
एक साधारण जो कोड मैंने दिखाया था उसे कंपाइल कैसे किया जाएगा, उसको रन कैसे किया जाएगा, मैं पहले आपको ये चीज मैनुअली सिखाऊंगा। मैनुअली का मतलब आप किसी आईडीई का सहारा नहीं लेंगे, आप नोटपैड में जावा का प्रोग्राम लिखेंगे। नोटपैड में जावा के प्रोग्राम को लिखने के बाद आप खुद उसे कंपाइल करने के लिए कमांड लिखेंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड लिखेंगे और आपको आउटपुट दिखेगा। और फिर इसी ही कोड को मैं एक आईडी है नेटबीन्स जो मैंने लोड कर रखा है उसमें जाके इसको दिखाऊंगा, तो वहां क्या आपको बेनिफिट मिलेगा वो अभी आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप जावा के प्रोग्राम को लिखना चाहते हैं और आपके पास कोई आईडी नहीं है तो नोटपैड आप ओपन कर लीजिए। मैंने ओपन कर लिया। अब आप यहां पे क्या करेंगे, क्लास लिखेंगे। क्लास के बाद क्लास का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे क्लास का नाम दे दिया है संतोष, तो आप ये दे दीजिए। अब उसके बाद में इसका एक ब्रेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको लिखना होगा पब्लिक, आपको लिखना होगा स्टैटिक, आपको लिखना होगा वॉइड, आपको लिखना होगा मेन, फिर एक ब्रैकेट खुलेगा और उस ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे स्ट्रिंग और फिर लिखेंगे आप आर्क्स, फिर ये ब्रैकेट खुला बंद हुआ, फिर ये वाला ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसके ब्लॉक को ओपन करेंगे और यहां पर मैंने एक बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर जो भी मैसेज आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिख दीजिए। ये तो जैसे मैंने यहां पर एक मैसेज लिख दिया है ICIT ऑनलाइन क्लासेस करके, एक विशेष बात का ध्यान आपको और देना पड़ेगा कि आपका जब एक स्टेटमेंट टर्मिनेट होगा तो आपको सेमी कॉलन का निशान अनिवार्य रूप से लगाना होगा। तो जैसे C या C++ में हम लोग एवरी स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन का निशान लगाते थे, तो उसी ही तरीके से आपको यहां भी सेमी कॉलन का निशान लगाना होगा। और कुछ स्टेटमेंट ऐसे जिनके लास्ट में सेमी कॉलन के निशान नहीं लगते हैं तो वो आपको उनको पढ़ाने के दौरान सूचित किया जाएगा। अब मैंने यहाँ पे मेन का ब्लॉक बंद किया और मैंने यहाँ पे अपने क्लास को क्लोज कर दिया। तो ये मैंने एक छोटा सा अपना पहला जावा का प्रोग्राम बनाया है। उद्देश्य ये है कि एक संदेश ICIT ऑनलाइन क्लासेस में प्रिंट कराना चाहता हूं। यहां मैंने क्लास लिखा, चूंकि क्लास एक कीवर्ड है इससे मैं क्लास डिक्लेयर कर रहा हूं। ये मेन मेथड का पूरा लाइन है और इसके ब्लॉक में सिस्टम आउट प्रिंट ln एक आउटपुट स्टेटमेंट है, मैंने इसका प्रयोग किया है। अब आप इसको सेव करेंगे। अब यहां पर एक विशेष बात का ध्यान देना है आपको कि सेव करते समय आप पहले तो यहां सेव एज में ऑल फाइल कर लीजिएगा, वरना बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट मोड में चला जाएगा। और जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन आप ले लीजिए। तो मैंने जो जावा लोड किया हुआ था उसे C ड्राइव के जावा नाम के फोल्डर के अंदर बिन नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, वहीं पे ही सारे टूल्स हैं। मैंने अपना एक खुद से फोल्डर का नाम दिया था जावा को लोड करते समय। तो फिलहाल अनिवार्य रूप से आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को आप वहां सेव करेंगे जहां बिन वाला आपका फोल्डर है। तो यहां मैं दिस पीसी पे चला गया। दिस पीसी पे जाने के बाद यहां से मैं C ड्राइव को सेलेक्ट करूंगा। C ड्राइव के अंदर देखिए जावा आ गया और जावा के अंदर बिन आ गया। तो यहां आप जावा या जो भी है बाय डिफॉल्ट वो प्रोग्राम फाइल JDK वगैरह ऐसे फोल्डर बनाता है, तो आपका जहां भी बिन फोल्डर बना है आप उस बिन फोल्डर में अपने जावा के प्रोग्राम को सेव करेंगे। और सेकंड खास बात का ध्यान देना है कि आप अपने जावा के प्रोग्राम का नाम वही देंगे जो आपके क्लास का नाम है। क्लास का नाम और आपके जावा के प्रोग्राम का नाम सेम होगा, तभी ही एक कंपाइल होगा और एग्जीक्यूट होगा। और डॉट का निशान लगा के आपको जावा यहां लिखना ही होगा, क्योंकि कोई आप आईडी नहीं यूज कर रहे हैं। तो अगर आप इसका एक्सटेंशन जावा नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये सुरक्षित हो जाएगा TXT में, फिर ये कंपाइल नहीं होगा। तो दो विशेष बात का ध्यान देना है, एक तो बिन वाले फोल्डर में
आपको अपने प्रोग्राम को सुरक्षित करना है। अब चूंकि पाथ वाला जो भी मैंने पढ़ाया था वो अभी मैंने नहीं सेट किया है, मैं पाथ वाला अभी सेट करूंगा, तो उससे किसी अनदर फोल्डर में रह के मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकता हूं। फिलहाल अभी मैंने बिन में सेव किया है। दूसरी मेन बात है कि जो क्लास का नाम होगा वही आपके प्रोग्राम का नाम होगा, और इसको डॉट के साथ जावा एक्सटेंशन देना जरूरी है, और मैंने यहां पे इसको सेव कर दिया। अब अगर आप इसे कंपाइल करना चाहते हैं तो अब आपको जाना पड़ेगा डॉस में। तो आप क्या करेंगे, आपको जो कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है इसे आप राइट बटन क्लिक करके रन एज एडमिन को चूज कर लीजिए। बेनिफिट ये होगा कि सी ड्राइव वगैरह में भी आप फाइल वगैरह बना सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट ये विंडोज के सिस्टम में आया है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो थोड़ा मैं बड़ा कर लूं इसे। ये अब यहां पे मैं क्या करूंगा, CD बैकस्लैश करके मैं यहां पे इंटर करूंगा तो मैं सी ड्राइव में आ गया। अब मैंने यहां जावा नाम का एक फोल्डर बनाया है और जावा के अंदर बिन नाम का एक फोल्डर है, तो मैं यहां पे पहुंच गया। अब यहां आने के बाद अगर आप dir करोगे तो इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं, खासकर इनमें टूल्स होते हैं, वो सारे दिखाई पड़ेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं जावा वाले टूल तो dir जावा और एस्ट्रिक का निशान लगा के इंटर कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे java.exe ये इंटरप्रेटर है, जावा सी आपका ये कंपाइलर है। और अगर आप यहाँ पर dir करिए और स्टार के साथ जावा लगाइए तो जितने भी जावा वाले एक्सटेंशन के प्रोग्राम होंगे वो आएंगे। तो देखो मैंने संतोष.java नाम का जो प्रोग्राम सेव किया था बिन फोल्डर में वो दिख रहा है। अब मुझे इसे कंपाइल करना होगा, तो कंपाइल के लिए आपको जावा सी लिखना है। जावा सी के बाद जो आपका जावा का प्रोग्राम है आप वो लिखेंगे, फिर डॉट का निशान लगा के आप जावा लिखेंगे और इंटर कर देंगे, तो आपका कंपाइलर जावा का आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। अब देखिए यहां पे चूंकि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं था, त्रुटि नहीं था, तो अगर आपका प्रोग्राम में कोई एरर, सिंटेक्स एरर नहीं होगा तो आपको कोई मैसेज नहीं दिखाई पड़ेगा। आपको तुरंत आपका प्रॉम्प्ट यानी जो ड्राइव में आप थे फोल्डर में वो मिल जाएगा, इसका मतलब आपका प्रोग्राम सही है। और अगर आपके जावा के कोड में कोई गलती होगी तो यहीं पे ही गलतियां वो दिख जाती हैं। अभी मैं गलती क्रिएट करके वो गलती दिखाऊंगा भी। अब चलिए मैं प्रोग्राम को रन कर लेता हूं, तो यहां जावा लिखा गया और अगर आप देखें तो जावा लिखा गया और जावा के बाद में यहां पर आपको केवल सिंपल लिखना है। तो हुआ ये कि आपने जब कंपाइल किया जावा सी से तो सिंपल डॉट जावा आपका सोर्स कोड था, तो आपके कंपाइलर ने क्या किया, इसका एक बाइट कोड बना दिया और वो क्लास एक्सटेंशन की फाइल ऑटोमेटिक बन जाएगी सिंपल डॉट क्लास। तो आप जब रन करोगे तो सिंपल डॉट जावा को नहीं रन करोगे, सिंपल डॉट क्लास को रन करोगे। इसीलिए मैंने यहां पे केवल जावा सिंपल लिखा हुआ है। तो आप देखो तो यहां हेलो ICITN लिख के आ गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्लास वाली फाइल बनी तो आप यहां dir स्टार के साथ यहां डॉट का निशान लगा के क्लास लिख दीजिए, तो देखिए आपका यहां पे क्लास एक्सटेंशन की फाइल एक सिंपल की बन के आ रही है। और यहां संतोष वाला देख लिया जाए, dir संतोष, तो यहां पे संतोष का जो फाइल था वो हमें यहां पे जावा वाला दिख रहा है। तो आप इस तरीके से अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पे संतोष नाम का प्रोग्राम, सॉरी यहां मैं फिर से कंपाइल कर लेता हूं, जावा सी संतोष डॉट जावा dir संतोष। तो देखिए ये संतोष डॉट क्लास नाम की फाइल एक मेरी बन गई है। अब मैं रन करूंगा इसको। तो जब आप जावा के साथ रन करते हैं तो जो क्लास एक्सटेंशन वाली फाइल होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो देखिए यहां ICIT ऑनलाइन क्लासेस करके मेरा आउटपुट आ गया। अब मैं क्या करूं कि इसे थोड़ा छोटा कर दूं। अब मैं चलता हूं अपने प्रोग्राम में। इस पे तरीका यही है कि नोटपैड को खोले रखो और आप डास में आके अपने बिन वाले फोल्डर में चले जाओ
तो कुछ प्रोग्राम लिखना है तो नोटपैड में लिखोगे और सेव बिन में करोगे, तो बिन में आके उसे कंपाइल करके आप देख लोगे। अब जैसे उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सेमी कॉलन का जो निशान है वो मान लेते हैं मैं लगाना भूल गया। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे अगर जावा के साथ कंपाइल करूँ, थोड़ा बड़ा कर लूँ स्क्रीन में, तो कंपाइल करने के बाद यहां देखिएगा भी एक एरर, क्योंकि इसका क्लास एक्सटेंशन का फाइल बना हुआ था तो पहले वो आउटपुट आया था। अब देखिए यहां पे मैंने जावा सी से संतोष डॉट जावा को कंपाइल किया तो ये देखिए बता रहा है 5 लाइन पे एरर है, और बताएगा भी वो कि क्या एरर है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, और वो पूरी लाइन आपको दिखा देगा। और यहां देखिए कैरेट का निशान लगा हुआ है, ये बता रहा है कि यहां आप गलती कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आपके सोर्स कोड में कोई गलती होगा तो वो लाइन नंबर भी दिखा देगा। और आपको करना क्या होगा, अपने जैसे अभी तो हमारा कोड बहुत छोटा है, यहाँ तुरंत दिख गया, मगर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कोड है तो आप उस लाइन नंबर पे रीच करिए और अपने एरर को आप दुरुस्त कर लीजिए। तो ये तरीका है हमारे जावा को लिखने का, और यहाँ मैं किसी आईडी का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। अब थोड़ा मैं पाथ वाला सिस्टम आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिन नाम के फोल्डर में मुझे बार बार जाके काम करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डी ड्राइव में आ जाता हूँ। डी ड्राइव इसमें नहीं है, चलिए ई ड्राइव में आ जाता हूँ, और ई ड्राइव में मैंने एमडी करके एक फोल्डर बना लिया है, सपोज करिए टुडे के नाम से, और सीडी करके मैं टुडे में आ जाता हूँ। अब मेरा ये डायरेक्टरी फिलहाल ब्लैंक है। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं अपने सारे प्रोग्राम को यहीं सेव करूंगा और यहीं पे ही कंपाइल करूंगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसी प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूं टुडे में। तो मैंने सेव एज कमांड चलाया, सेव एज में जाने पे आल फाइल कर लो भाई आप, और यहां मैंने ई ड्राइव ले लिया, और ई ड्राइव में आने के बाद टुडे नाम का एक फोल्डर बना है वो ले लिया, और संतोष डॉट जावा मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब अगर आप यहां पर dir करके देखेंगे तो आपको एक प्रोग्राम ये संतोष डॉट जावा दिख रहा है। अब चूंकि मैंने पहले से पाथ सेट कर रखा है, वो भी परमानेंट वाला, तो मैं यहीं पे ही रह के अपने इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लूंगा। तो यहां जावा लिखा मैंने, और जावा लिखने के बाद मैंने यहाँ पे संतोष डॉट जावा लिख दिया, और मैंने यहाँ इंटर कर दिया। तो इंटर करने पे आप देखेंगे यहीं से ही, सॉरी यहाँ ये तो प्रोग्राम मेरा रन हो गया, चूंकि हमारा ऑलरेडी पाथ सेट है बिन से, और वहाँ एक क्लास नाम की फाइल बन गई थी, इसलिए उसी का आउटपुट आ गया। तो मुझे करना क्या चाहिए था, जावा सी, और फिर उसके बाद लिखना चाहिए था संतोष डॉट जावा, ये मैंने लिख दिया। तो अब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा। अब कंपाइल होने के बाद अगर आप dir करेंगे तो देखिए क्लास एक्सटेंशन की फाइल आपके इस टुडे में बनी है। अब आप यहाँ पे जावा लिखिए और यहाँ पे संतोष लिख दीजिए, और इसका आप रिजल्ट देख लीजिए। तो इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि आप एक अलग जगह बैठे हुए हैं और आपका बिन में सारे टूल्स हैं, और आप उस अलग जगह बैठ के बिन के सारे टूल का यूज कर पा रहे हैं। इसे करने का मैंने तरीका बताया था कि आपको लिखना होता है सेट पाथ वाला, ये टेम्परोरी होता है, मगर आपने लिखा सेट। अगर आप पाथ देखना भी चाहते हैं तो यहाँ पे पाथ लिख के इंटर कर दीजिए, तो जिनसे जिनसे आपका पाथ सेट है वो पूरा यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सी जावा बिन लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने परमानेंट इसको सेट कर दिया है विंडो में जाके, इसलिए मैं यहाँ पे उसे कंपाइल कर पा रहा हूँ। तो चलिए सीधे परमानेंट वाला जो स्टेप है वही कर लिया जाए, तो बार बार आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से मैं एग्जिट हो जाता हूं। तो परमानेंट पाथ सेट करने के लिए आप दिस पीसी के ऊपर राइट बटन क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे, प्रॉपर्टी में आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग मिलेगा, यहां जाएंगे, यहां आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल मिलेगा, यहां जाएंगे, और ये न्यू का बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे, यहां एक कोई नाम लिख देंगे, जैसे मैंने नाम लिख दिया ABC, और यहाँ पे पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, सी कॉलन आपको जावा और आपको यहाँ पे बिन। ये मेरा पाथ है, पर अगर आपका पाथ कुछ और है, प्रोग्राम फाइल
के अंदर, जेडीके के अंदर बिन, तो वो पाथ या तो वहां से आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए या लिखिए, फिर आप ओके कर दीजिए। चूंकि मेरा पाथ पहले से सेट है इसलिए मैंने ओके नहीं किया है। और उसके बाद फिर आप ओके कर देंगे, फिर आप ओके कर देंगे, तो इससे आपका परमानेंट पाथ सेट हो जाएगा। आप किसी भी फोल्डर में रह के अपने जावा के बीन के अंदर मौजूद टूल्स का प्रयोग कर लेंगे। तो ये तो हो गया कि हम अपने प्रोग्राम को नोटपैड में लिखते हैं, फिर उसे सेव करते हैं, फिर जाके खुद जावा सी से कंपाइल करते हैं, फिर हम जावा के द्वारा उसका आउटपुट देखते हैं। अब इसी क्रिया को हम अगर किसी आईडीई के अंतर्गत जाके करें तो हमें क्या फायदा हो रहा है वो हम देखें। तो यहां मैंने नेटबीन्स को अपने पीसी पे लोड कर रखा है अपाची के मदद से। तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि नेटबीन्स कैसे लोड किया जाएगा। थोड़ा ये बड़ा सॉफ्टवेयर है, ओपन होने में थोड़ा ये टाइम लगाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेडीमेड फैसिलिटीज होते हैं, इसकी खुद की लाइब्रेरीज वगैरह होती है, तो ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा। अगर आपके पीसी का रैम वगैरह अच्छा है तो थोड़ा क्विक ये खुलेगा। तो मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूं कि ये ओपन हो जाए। तो ये आपका ओपन हो गया है अपना नेटबीन्स। और उसके बाद नेटबीन्स जब ओपन होता है तो इसका एक स्टार्ट पेज आता है। इसमें कुछ सैंपल कोड वगैरह होते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मैंने अपना पहले से एक प्रोजेक्ट बना रखा था, तो मैं फिलहाल इस प्रोजेक्ट को पूरा इग्नोर करके एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूं। तो नेटबीन्स में जब आप आएंगे तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करिएगा। न्यू प्रोजेक्ट में अब आप चूंकि इसमें HTML5 जावास्क्रिप्ट की भी कोडिंग लिख पाते हैं, PHP की भी लिख पाते हैं, जावा की भी लिख पाते हैं, तो ये आपसे पूछेगा कि प्रोजेक्ट किसका बनाना है। तो यहां मैंने जैसे जावा विथ मैवन दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आप जावा विथ ग्रेडल ले लीजिएगा और यहां जावा एप्लीकेशन दिखाई पड़ेगा, आप इसको लेते हुए नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो ये क्या करेगा कि उससे रिलेटेड जो फीचर्स हैं उनको ये गैदर करने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा यहाँ पे वो टाइम लेगा और फिर उसके बाद ये बॉक्स आ जाएगा। और इससे पहले एक बॉक्स और आता है जिसमें वो एक्टिवेट करने के लिए पूछेगा। जब आप फर्स्ट टाइम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप एक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो कुछ नेसेसरी मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरी होती है, जिन्हें लोड करेगा। अब आप यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है महेश। आपका प्रोजेक्ट कहाँ सेव हो, ये उसका पाथ वगैरह है, आप फिनिश कर दीजिए। तो जैसे ही फिनिश करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा ये टाइम लेगा। अभी ये प्रोग्रेस बार चल रहा है। तो ये एक महेश नाम का प्रोजेक्ट है जो मेरे सामने ओपन हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट में मैं कोडिंग करना चाहता हूं, तो मैं फाइल में जाऊंगा। अब न्यू प्रोजेक्ट नहीं लूंगा, एक प्रोजेक्ट हो गया, उसमें जितने भी फाइल्स आप चाहें ऐड करेंगे। तो यहां से न्यू फाइल को ले लेंगे। न्यू फाइल को लेने के बाद आप यहां जावा को लेंगे, और जावा में भी कई वैरायटीज हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। अपलेट का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि मेन क्लास, तो मैं मेन क्लास ले लेता हूं और फिर यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। और यहां जो भी फाइल का नाम देना हो, जैसे मैंने फाइल का नाम यहां पे सिंपल दे दिया है, वो नाम देके आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो आप जैसे ही न्यू फाइल ऐड करेंगे तो आप देखो तो यहां ऑटोमेटिकली ये सिंपल डॉट जावा आ गया है। ये कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं, देखो पब्लिक क्लास और सिंपल ये लिख गया, मैंने लिखा नहीं है। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग जो होता है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। इसका ब्रेस ओपन हुआ है और यहाँ पे ब्रेस क्लोज हुआ है। और अब आपको यहाँ पे केवल क्या लिख देना होगा, अपना कोड लिख देना होगा। तो आईडी का बेनिफिट सही होता है कि इसमें हमें राइटिंग कम करना होता है। जो कीवर्ड्स वगैरह होंगे उनके कलर वगैरह चेंज होते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी होता है कि हम कीवर्ड का स्पेलिंग सही लिख रहे हैं कि गलत। चलिए लिखते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां देखिए मैंने ब्रैकेट खोला तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट क्लोज भी हो गया। मैं इन्वर्टेड कोड खोलूंगा तो इन्वर्टेड कोड भी अपने आप क्लोज हो गया। अब जैसे मैं यहां लिख देता हूं हेलो, लिख देता हूं, तो अगर आप देखें तो यहां पर एक ग्रामर का एरर आ रहा है, स्पेलिंग का एरर आ रहा है। तो एरर ये आ रहा है कि यहां सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने।
तो यहाँ कोड लिखने के दौरान ही आपको पता लग जाएगा कि हम कोई गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारे IDE में हमें बेनिफिट्स होते हैं। अब अगर इसका आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक रन का प्ले टाइप का बटन बना हुआ है, आप इस रन पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने पे वो इसे कंपाइल करेगा और चेक करेगा कि कोई गलती है कि नहीं। अगर कोई गलती नहीं होगी तो उसका जो आउटपुट है वो हमें दिख जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो हमारा लिख के आ गया बिल्ड सक्सेस, और मैंने हेलो लिखा था तो हेलो मैसेज यहाँ पे आ गया। तो फिलहाल IDE का खैर फायदा तब होता है जब आप कोई एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहें। थोड़ा ये स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें बहुत भारी भरकम लाइब्रेरी होते हैं, कंपाइल वंपाइल में बहुत सारे टाइम लगते हैं। तो फिलहाल मैं अभी आपको मशवरा दूंगा कि अभी अगर आप बिगिनर्स हैं, केवल जावा को आप सीख रहे हैं, तो बेस्ट वे है कि आप कोडिंग नोटपैड वगैरह में लिख के काम करें या BlueJ को लोड कर लें। BlueJ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया गया है, वो इतना ज़्यादा स्पेस या टाइम नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको जावा का प्रोग्राम कंपाइल करके दिखाया और उसके लिए जो IDE यूज़ होते हैं मैंने वो दिखाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे कोई नया मैं वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं अपना क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।